मारुति की गाड़ियों में अक्सर लोग बिल्ड क्वालिटी को लेकर परेशान रहते हैं। हुंडई और किया में माइलेज को लेकर सवाल उठते हैं और इसी तरह से टाटा में फिट एंड फिनिश और रिलायबिलिटी को लेकर बातें होती रहती हैं। लेकिन होंडा में बढ़िया बिल्ड क्वालिटी, रिलायबल इंजन और ट्रस्ट सब कुछ मिलता है, फिर भी ये ब्रांड आज इंडिया में इतनी पीछे कैसे है? 2025 में इंडियन कार मार्केट में होंडा की रैंक पता है कितनी थी? आप बिलीव नहीं करेंगे, 9वीं रैंक थी इस ब्रांड की। मारुति, महिंद्रा, टाटा, हुंडई, टोयोटा, किया लगभग सभी ब्रांड से पीछे, और इसका मार्केट शेयर भी घटकर सिर्फ 1.4% रह गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि टू व्हीलर में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और कार्स के बिजनेस में भी उसका नाम दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल ब्रांड्स में लिया जाता है। तो फिर आखिर इंडिया में होंडा के साथ क्या जादू टोना हो जाता है भाई? क्या यही वजह है कि होंडा इंडिया से पूरी तरह वापस जाने की प्लानिंग कर रही है? चलिए हम पूरी स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, वो साल था 1998 का, जब इंडिया की सड़कों पर पहली बार होंडा सिटी आई थी। आज शायद ये सुनने में बहुत आम सी बात लगे, लेकिन उस दौर में होंडा सिटी सिर्फ एक कार नहीं थी, बल्कि एक स्टेटस सिंबल थी। मिडिल क्लास परिवार के लिए तो कार खरीदना ही एक सपना होता था, और जिस घर के बाहर होंडा सिटी खड़ी हो, उसका तो रुतबा ही अलग माना जाता था। होंडा सिटी की कामयाबी ने कंपनी को एक बात का भरोसा दे दिया कि इंडियन कस्टमर उनकी गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अब तक होंडा सिटी की 7 लाख से ज्यादा यूनिट्स इंडिया में बिक चुकी हैं। इसीलिए 2006 में कंपनी ने अपना अगला दांव खेला और इंडिया में सिविक कार लॉन्च कर दी। और दोस्तों, होंडा का ये फैसला भी सही साबित हुआ, क्योंकि सिविक आते ही हिट हो गई। पहले साल इस कार की 19,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकी, यानी हर महीने करीब 1600 गाड़ियां। और प्रीमियम सेडान कैटेगरी में आज तक कोई दूसरी गाड़ी अपने पहले साल में ये आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। इसी दौर में होंडा की CR-V भी आई और वो भी अपने सेगमेंट में सबसे आगे निकल गई। मतलब होंडा के पास इस टाइम 3 गाड़ियां थी और तीनों ही सुपरहिट। होंडा की गाड़ियों को लेकर लोगों का भरोसा इतना ज्यादा था ना कि अक्सर एक ही बात सुनने को मिलती थी कि एक बार होंडा ले लो और फिर झंझट ही खत्म। न गाड़ी आसानी से खराब होगी और न ही उसकी रीसेल वैल्यू जल्दी गिरेगी। असल में जापानीज कार कंपनी की पूरी फिलॉसफी ही यही रही है कि वो किसी भी गाड़ी को तब तक लॉन्च नहीं करते जब तक उसे हर एंगल से टेस्ट न कर लिया गया हो। यही वजह है कि उनकी गाड़ियां अक्सर कंपटीशन से थोड़ी लेट आती हैं, लेकिन जब भी आती हैं ना तो पूरे भरोसे के साथ में आती हैं। पर दोस्तों, यही भरोसा आगे चलकर होंडा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया, क्योंकि कई बार जब आपको लगने लगता है कि आप हमेशा सही फैसले ले रहे हैं, तब बदलाव की जरूरत महसूस नहीं होती। अभी तक होंडा के लिए सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। सिटी, सिविक और CR-V तीनों अपने अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा कर रही थी। लेकिन 2010 तक इंडिया का कार मार्केट बदलना शुरू हो गया। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे और लोग डीजल गाड़ियों की तरफ मूव करने लगे थे, क्योंकि डीजल एक तो सस्ता था और ऊपर से इसमें माइलेज भी अच्छी मिलती थी। इसीलिए मारुति ने अपनी स्विफ्ट डिजायर 2008 से ही डीजल ऑप्शन के साथ लानी शुरू कर दी थी, और इसी तरह से हुंडई की वर्ना भी अपनी डीजल इंजन के साथ काफी फेमस हो चुकी थी। लेकिन होंडा के पास उनके पोर्टफोलियो में एक भी डीजल कार नहीं थी, और यही कमी धीरे धीरे उनके टॉप सेलिंग पेट्रोल कार्स पर भी भारी पड़ने लगी। हालांकि जल्द ही होंडा समझ चुकी थी कि डीजल मार्केट को इग्नोर करके अब काम नहीं चलने वाला है। इसलिए कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और प्रीमियम कार से हटकर मास मार्केट पर फोकस करना शुरू कर दिया। 2011 में होंडा ब्रियो लॉन्च की गई और फिर 2013 में अमेज को मार्केट में उतारा गया। और दोस्तों, अमेज होंडा की पहली डीजल सेडान थी, जिसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 4,99,000 रुपए रखी गई। और इस बार होंडा का यह स्ट्रैटेजी काफी सफल भी हो गया, क्योंकि आने वाले अगले 5 सालों में अमेज की 5 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक गई थी। और दोस्तों, अमेज की सफलता के बाद होंडा को लगा कि शायद उसने इंडियन मार्केट की नब्ज पकड़ ली है। इसीलिए कंपनी ने उसी ब्रियो प्लेटफॉर्म पर ही 2 और गाड़ियां बनाई, 2014 में मोबिलियो और 2016 में BR-V। लेकिन यह दोनों ही गाड़ियां बुरी तरह से फ्लॉप हो गईं। BR-V अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 39,000 यूनिट्स ही बेच पाई और सिर्फ 4 सालों में ही उसे बंद करना पड़ गया। वहीं मोबिलियो की भी पूरी लाइफ में कुल 40,789 यूनिट्स ही बिक पाए और 2017 तक इसे भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। एक्चुअली ये दोनों कार्स फेल इसलिए हुए थे क्योंकि इन्हें जबरदस्ती SUV जैसा लुक देने की कोशिश की गई थी, जबकि प्लेटफॉर्म वही हैचबैक वाली ही थी। इसी तरह से 2017 में कंपनी ने एक और कोशिश की और इस बार जैज हैचबैक को थोड़ा बदलकर WR-V नाम की एक कॉम्पैक्ट SUV बना दी। अब शुरुआत तो काफी अच्छी रही थी, क्योंकि सिर्फ 4 महीनों में ही 23,000 से ज्यादा बुकिंग्स आ गई थी। लेकिन ये चमक भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। असल में होंडा बार बार एक ही गलती दोहरा रहा था। SUV की बढ़ती डिमांड को देखकर वह नई SUV बनाने की बजाय अपनी पुरानी गाड़ियों को ही SUV जैसा लुक देकर बेचने की ट्राई कर रहा था। अब ऐसा भी नहीं था कि होंडा के पास SUV थी ही नहीं। उनकी HR-V नाम की एक शानदार SUV दुनिया के कई सारे देशों
देशों में पहले से ही काफी सक्सेसफुली बिक रही थी और होंडा ने इसे इंडिया में भी लॉन्च करने का प्लान किया था। लेकिन इस गाड़ी के ज्यादातर पार्ट्स बाहर से मंगवाने पड़ते और जब पार्ट इंपोर्ट करने होते हैं तो फिर गाड़ी की कीमत तो अपने आप ही बढ़ जाती है। यही वजह है कि होंडा को लगा कि इतनी महंगी एसयूवी इंडिया में शायद नहीं चल पाएंगी। वैसे आपको हम बताते चलें कि उस टाइम थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे एशियन मार्केट में इस कार की कीमत 12 से 14 लाख रुपए के बीच में थी। हालांकि 2017 में होंडा ने एक बार फिर से एचआरवी पर दाव लगाने का फैसला किया। ग्रेटर नोएडा वाले प्लांट में इसे बनाने का पूरा प्लान तैयार किया गया, नई मशीन्स लगाई गई और 2018-19 तक टेस्टिंग के लिए कुछ गाड़ियां भी बन चुकी थी। मतलब एचआरवी अब सिर्फ एक आइडिया नहीं थी, उसका लॉन्च लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन तभी मार्केट ही बदल गया। ठीक उसी टाइम इंडिया में दो नए प्लेयर्स की एंट्री हुई, एमजी और किया। एमजी हेक्टर और किया सेल्टॉस जैसी एसयूवीज जबरदस्त फीचर्स के साथ काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस में आ रही थी और दूसरी तरफ होंडा की एचआरवी की मुश्किल अब भी वही थी, इसके ज्यादातर पार्ट्स बाहर से आने थे जिसकी वजह से इसकी कीमत कम करना आसान नहीं था। मतलब कि जब तक होंडा लॉन्च की तैयारी पूरी करता ना, तब तक मार्केट में नए और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस आ चुके थे। होंडा को ये समझ आ गया कि इस कीमत पर एचआरवी को बेचना मुश्किल होगा और फिर वही हुआ जो 2013 में हुआ था। होंडा ने एचआरवी प्रोजेक्ट को दूसरी बार भी बंद कर दिया। उस वक्त एक ऑटोमोबाइल मैगजीन में होंडा के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी थी कि होंडा देर से आना पसंद करेगा लेकिन गलत गाड़ी लाकर पछताना नहीं चाहेगा। अब सुनने में ये बात काफी समझदारी वाली लगती है ना, लेकिन इंडिया के कार मार्केट में दिक्कत ये है ना कि यहाँ हर साल लोगों को कुछ न कुछ नया चाहिए होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा प्लानिंग करने में आप अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। हालांकि एचआरवी का मौका हाथ से निकलने के बाद भी होंडा ने हार नहीं मानी। 2018 में कंपनी ने एक आखिरी कोशिश की, सिविक और सीआरवी को नई जनरेशन के साथ में दोबारा लॉन्च करके। उम्मीद थी कि शायद पुराना दौर वापस से आ जाए, लेकिन तब तक मार्केट ना पूरी तरह से बदल चुका था। जिस कीमत पर होंडा सिविक और सीआरवी बेच रहा था ना, उसी रेंज में अब हुंडई क्रेटा और जीप कंपास जैसी एसयूवीज मिल रही थी। ये गाड़ियां ज्यादा प्रैक्टिकल थी, ज्यादा स्पेस देती थी और कस्टमर्स की नई पसंद बन चुकी थी। ऊपर से होंडा की अपनी इमेज भी तो बदल ही चुकी थी ना। कंपनी कई सालों से ब्रियो और अमेज जैसी मास मार्केट गाड़ियों पर फोकस कर रही थी। ऐसे में सिविक और सीआरवी वाली पुरानी प्रीमियम पहचान पहले जैसी नहीं रही। नतीजा ये हुआ कि दोनों गाड़ियां वापसी तो कर गई लेकिन चल नहीं पाई। 20 महीनों में सिविक और सीआरवी को मिलाकर सिर्फ 6000 यूनिट से बिक सकी। लेकिन दोस्तों, होंडा को अभी भी दो सबसे बड़े झटके लगने तो बाकी ही थे। पहला झटका था BS6 नॉर्म्स वाला। इस नए एमिशन रूल्स की वजह से होंडा को अपनी बची हुई डीजल गाड़ियां भी बंद करनी पड़ गई और फिर आया कोविड-19। इसमें होंडा ने अपना ग्रेटर नोएडा वाला प्लांट भी बंद कर दिया। यह वही प्लांट था जहां सिविक और सीआरवी जैसी शानदार कार्स बनती थी। नतीजा ये हुआ कि दिसंबर 2020 में होंडा ने सिविक और सीआरवी दोनों गाड़ियों को इंडिया में बेचना पूरी तरह से बंद कर दिया। और दोस्तों, मुश्किलें यही नहीं रुकी। इसी दौर में फॉल्टी एयरबैग्स की वजह से होंडा को अपनी लाखों गाड़ियां रिकॉल करनी पड़ी। यह दुनिया के सबसे बड़े एयरबैग रिकॉल्स में से एक था, जिसने होंडा के साथ साथ कई सारी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज को इम्पैक्ट किया। होंडा को तो सिर्फ इंडिया में ही 1,90,000 से ज्यादा गाड़ियों के एयरबैग्स बदलने पड़े। अब पीछे मुड़कर आप देखेंगे ना तो पता लगेगा कि होंडा की कहानी में कोई एक बहुत बड़ी गलती नजर नहीं आती, बल्कि हर बार वह थोड़ा थोड़ा सा पीछे रह जाता है। डीजल में देरी हुई, एसयूवी मार्केट हाथ से निकल गया और बदलते कस्टमर को समझने में भी होंडा ने देर कर दी। नतीजा ये हुआ कि जिस कंपनी की पहचान कभी सिटी और सिविक जैसी गाड़ियों से होती थी, उसका लाइनअप धीरे धीरे छोटा होता चला गया। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात तो यह भी है कि होंडा को इंडिया समझ में नहीं आता। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि होंडा का दूसरा बिजनेस यानी वो बाइक और स्कूटर वाला इंडिया में आज भी शान से चल रहा है। कंपनी भारत में ही 7 करोड़ से ज्यादा टू व्हीलर्स बेच चुकी है। यानी प्रॉब्लम इंडिया को समझने की नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम होंडा के कार बिजनेस में थी। और आज कंपनी की हालत यह है कि होंडा के पास इंडिया में बेचने के लिए सिर्फ 3 गाड़ियां बची हैं, अमेज, सिटी और एलिवेट। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि आज जब इंडिया में एसयूवी सबसे ज्यादा बिक रही है, तब होंडा के पास कस्टमर को देने के लिए सिर्फ एक ही एसयूवी है। ऊपर से जो 3 गाड़ियां भी बची है ना, उनमें भी अपनी अपनी कमियां हैं। एग्जाम्पल के लिए अमेज को ही देख लीजिए, आज भी इसमें फैक्ट्री फिटेड सीएनजी ऑप्शन नहीं मिलता है, जबकि मारुति डिजायर, टाटा टिगोर और हुंडई ओरा जैसी सीधी राइवल्स फैक्ट्री फिटेड सीएनजी ऑफर करती हैं। इसी तरह से एलिवेट की बात करें तो उसमें भी सिर्फ बेसिक पेट्रोल इंजन मिलता है, न टर्बो ऑप्शन, न डीजल और न ही हाइब्रिड। जबकि उसकी सीधी राइवल हुंडई क्रेटा के पास में पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल तीनों ही ऑप्शंस मिल जाते हैं। यानी दिक्कत गाड़ियों की क्वालिटी में नहीं है, दिक्कत यह है कि कस्टमर जो चॉइस ढूंढ रहा है वो होंडा के शोरूम में अक्सर मिलती
मिलती ही नहीं है, जबकि वही चॉइस उसके राइवल्स के पास में आसानी से मिल जाती है। नतीजा यह है कि 2025 में होंडा की सेल्स घटकर सिर्फ 65,925 यूनिट्स ही रह गई हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 23.8% कम थी। और कभी इंडियन कार मार्केट में ट्रेंड सेट करने वाली होंडा आज सिर्फ 1.4% मार्केट शेयर के साथ में 9वें नंबर पर पहुंच चुकी है। अब दोस्तों, सवाल सिर्फ सेल्स का नहीं है, लोगों के मन में तो ये भी सवाल आने लगा है कि क्या होंडा इंडिया छोड़कर जाने वाला है। ऑनलाइन फोरम्स पर तो ऐसे सवाल खुलकर पूछे जाने लगे हैं। एक बार ने तो यहाँ तक लिखा कि मैंने एलिवेट बुक कर ली है, लेकिन डर लगता है कि अगर होंडा इंडिया से चला गया तो फिर आगे क्या होगा। और सच कहे ना तो इस सोच के पीछे कुछ ठोस वजहें भी हैं, क्योंकि कुछ होंडा डीलर्स अपनी डीलरशिप बंद करके दूसरी कंपनीज के साथ में जुड़ चुके हैं और कई सारे शोरूम्स में तो लोग ना के बराबर ही नजर आते हैं। मतलब पहली बार होंडा के फ्यूचर पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसी वजह से अक्टूबर 2025 में जापान मोबिलिटी शो के दौरान होंडा के सीईओ तोशिहिरो मिबे खुद सामने आए और एक बड़ा ऐलान किया। 2030 तक होंडा इंडिया में 10 नई गाड़ियां लाएगा और उनमें से भी 7 एसयूवीज होंगी। सबसे पहले आएगी जीरो अल्फा, एक इलेक्ट्रिक एसयूवी जो इंडिया में ही बनेगी और यहीं से जापान जैसे देशों में भी एक्सपोर्ट की जाएगी। इतना ही नहीं, होंडा ने उस सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट पर भी दोबारा फोकस करने की बात कही है, जिसे WRV बंद होने के बाद से उसने लगभग छोड़ ही दिया था। अब सुनने में ये सब बात काफी अच्छी लगती है ना। ऐसा लगता है कि होंडा ने आखिरकार अपनी पुरानी गलतियों से सीख ली है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, होंडा की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी 2027 में आएगी, यानी कि अभी से करीब 1.5 साल का इंतजार बाकी है। और इंडियन कार मार्केट में 1.5 साल बहुत लंबा टाइम होता है। और जिस सब 4 मीटर एसयूवी की होंडा को सबसे ज्यादा जरूरत है, उसके बारे में अभी तक सिर्फ बात ही हुई है, कोई पक्की लॉन्च डेट बताई ही नहीं गई है। और यही होंडा का पुराना पैटर्न फिर से सामने आ जाता है। पिछले 15 सालों की कहानी हमें यही सिखाती है कि कार बिजनेस में सिर्फ अच्छी गाड़ी बनाना काफी नहीं होता, सही समय पर सही गाड़ी लाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और अब देखना यह है कि होंडा की अगली गाड़ियां उसकी वापसी लिखेंगी या फिर एक बार फिर वही कहानी दोहराई जाएगी कि जहां गाड़ी तो सही थी लेकिन वक्त नहीं। वैसे आपको होंडा की कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद